नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ 4 मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करेंगे। पथमेश माल्या हैं एंजल वन से, रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप्स के हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही नितिन केडिया भी हमारे साथ होंगे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं AIJGF के, और अंकित कपूर हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के फाउंडर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। आपके पास आऊँ उससे पहले एक और अपडेट किसानों से जुड़ी हुई दे दे कि जो भी किसान जिनकी जो भी समस्याएं हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपनी शिकायतें हमें भेजें। जो भी खेती किसानी में आपकी दिक्कतें हैं वो हमसे साझा कर सकते हैं। आपकी शिकायतों को हम सरकार तक, पॉलिसी मेकर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बनाकर अपने खेत का वीडियो भेजें। अगर वीडियो नहीं बना सकते हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आप हमें भेज सकते हैं कि आपकी दिक्कतें क्या है, खेती से जुड़े हुए क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं। वो सारी दिक्कतें हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके कमोडिटी पर राय लेते हैं। शुरुआत करते हैं किसानों की जो सलाह आई है, जो दिक्कतें हैं उनसे जुड़ा हुआ। एक किसान है सतीश चंद्र गुप्ता हैं, उनकी सलाह है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, फिर हम कमोडिटी मार्केट की शुरुआत कर लेंगे कि वहाँ पर क्या कारोबार हो रहा है। सतीश चंद्र गुप्ता जी ने लिखा है कि सरकार फलों के पौधों पर अगर किसानों के लिए कुछ कर सकती है तो इससे किसानों का काफ़ी भला हो जाएगा। ये किसान की तरफ से ये सुझाव दिए गए हैं सरकार को। कई प्रोडक्शन सेंटर सरकार की तरफ से खोले गए हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, उससे किसानों को फ़ायदा नहीं होता है। किसान चाहते हैं कि जहां पर खेती किसानी की जगह है वहां पर प्रोसेसिंग सेंटर्स भी खुलने चाहिए। ये किसान की आवाज़ है जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को हर जिले में बिक्री केंद्र बनाना चाहिए ताकि किसानों को बेहतर भाव मिले, उन्हें सिर्फ जिले तक और बड़े मंडियों तक ही आना ना पड़े, उनके खेत के आसपास ही बिक्री केंद्र होना चाहिए ताकि आसानी से उनके माल बिक जाए और उन्हें बेहतर भाव। ये एक ज़रूरी डिमांड किसानों की तरफ से है। एक और डिमांड उनकी ये है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें फ़ायदा होगा, और साथ ही जो वृक्षारोपण की मांग ये कर रहे हैं कि जो वृक्ष लगाने को लेकर किसानों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा है। सरकार को इसमें सहयोग देना चाहिए प्लांटेशन में, और हर किसान अपने खेत के चारों ओर बाउंड्री के तौर पर पौधे लगाना चाहता है लेकिन सप्लाई की काफ़ी कमी है और अच्छे प्लांट्स भी नहीं मिल पाते हैं। इसकी मुहैया सरकार की तरफ से की जाए। तो ये कुछ किसान हैं जिनकी तरफ से ये सुझाव और मदद ये सरकार से चाहते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी शिकायतें हैं, कोई मदद चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड के साथ शुरुआत करेंगे। गोल्ड में हालांकि शुरुआती कारोबार में सुस्ती जरूर दिख रही थी। पिछले हफ्ते हमने देखा था 2.5% से ज़्यादा दाम टूट गए थे। नितिन जी, आपने कहा था बाजार हालांकि कमज़ोर था पिछले हफ्ते, उसके बाद आपने कहा था कि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी पुल बैक की उम्मीद आप कर रहे हैं। आपका पहला टारगेट $3300 के आसपास था इंटरनेशनल मार्केट में, उसके आसपास ही है बाजार। आगे क्या लग रहा है सर गोल्ड में, नितिन जी? विश्वनाथ जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले किसानों और स्वर्ण व्यवसाय से जुड़ी हुई 1 मिनट की अपनी बात कह सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर रखिए सर। किसानों की बात है तो गांव के अंदर जो है बैंकें नहीं होती हैं, और वहां पे जो है NBFCs भी नहीं जाती हैं। तो वहां का जो लोकल सुनार होता है वो गांव के लिए एक बैंक का काम करता है, जहां पे किसान जो है जब उसको खेती पानी के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वो वहां पे जाके गिरवी के थ्रू जो है वो कुछ पैसा सुनार के थ्रू उठाता है। लेकिन कई सारी राज्य सरकारों ने क्या किया है, ज्वेलर्स को जो साहूकारी के लाइसेंस मिलते थे वो लाइसेंस जो है अब रिन्यू होने बंद हो गए, जिसकी वजह से किसानों को सबसे ज्यादा समस्या आ रही है पैसा उठाने के लिए। और दूसरा, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो इस तरह के कानून को 2 तरह से बना दिया है। एक उन्होंने जो है वो आदिवासियों के लिए बना दिया और एक गैर आदिवासियों के लिए बना दिया है, जिसकी वजह से कोई भी ज्वेलर जो है वहां पे आज या सुनार जो है वो गिरवी गांठ के अगेंस्ट में जो है पैसा देने से किसानों को डर रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकारों से एक यही अपील है कि एक तो वो साहूकारी कानून या जो साहूकारी लाइसेंस होते हैं
उनके रिन्यूअल को बंद ना करें, उनके रिन्यूअल चालू रखें, ताकि जो देश का अन्नदाता है उसके पास जो है वो कैपिटल का फ्लो, पैसे का फ्लो पहुंच सके, ताकि वो अपने सिंचाई, पानी, खाद के लिए जो है वो पैसे का बंदोबस्त कर सके। और दूसरा, मध्य प्रदेश की सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो ज्वेलर्स की समस्या पर ध्यान देते हुए इसका एक हल निकाले। चलिए अब बाजार पे आते हैं। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि यहाँ से एक डेड कैट बाउंस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है विश्वमोहन जी। आगे के बाजार की बात करते हैं तो मुझे लगता है $3287 के ऊपर अगर आज गोल्ड सस्टेन होता है तो हम $3310 तक आते हुए देख सकते हैं। और 3310-15 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर हम 3340-3345 तक आते हुए देख सकते हैं। 3250 का सपोर्ट जो है वो इस बाजार में अभी कुछ समय के लिए बना रहेगा। विश्वमोहन जी, बाजार में भी ये लेवल बता देंगे तो, क्योंकि हमारे ज्यादातर दर्शक एमसीएक्स पर ही ट्रेड और वहां पर भी हेज कर रहे होंगे, इसलिए घरेलू बाजार के लेवल भी सर बता दें। घरेलू बाजार में 95,300 और 94,800 का जो लेवल है, ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लेवल्स पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे में 94,250 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 96,100 के ऊपर अगर आज गोल्ड चलता है या आजकल में कभी भी चलता है तो इस वीक में हम 97,000 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। विश्वमोहन जी, 1000 के लेवल भी। और चांदी के लेवल सर बता दीजिए नितिन जी, चांदी में क्या लग रहा है आपको यहाँ से? देखिए, चांदी जो है 3620 से लेके 3625 के लेवल्स के आसपास जो है वो सपोर्ट ले रही है अंतरराष्ट्रीय स्पॉट मार्केट में। जब तक 3620 और 3625 का लेवल क्रॉस नहीं कर लेती तब तक चांदी जो है 3550 और 3630 के रेंज में कंसोलिडेट करेगी। नीचे में 3550, 3560 के लेवल्स आते हैं, वहां पे हम चांदी को बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में 3630, 3635 के आसपास प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। 3630 के ऊपर का कोई भी ब्रेकआउट आता है तो हम चांदी को वापस $37 तक आते हुए देखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूं तो नया जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 1,05,500 के आसपास अगर चांदी आती है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए चांदी को बाय करके चलें। 1,04,000 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में आप 1,08,000, 1,08,500 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम 15 अगस्त तक 1,25,000 का टारगेट जो है वो लेके चल रहे हैं। विश्वमोहन जी, टर्म टारगेट 1,08,000 और 15 अगस्त तक के टारगेट है 1,25,000। 1,05,500 के आसपास खरीद सकते हैं। 1,04,000 का यहां पर टारगेट लगा ले। ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है और 1,25,000 के जो टारगेट है वो 15 अगस्त तक के लिए। और गोल्ड भी नियर टर्म में ही, शॉर्ट टर्म में ही 97,000 रुपए के पार जाने की संभावना आपको लग रही है नितिन जी को। और उन्होंने कहा है कि 94,800 के आसपास बढ़िया एंट्री पॉइंट है, यहां पर खरीद सकते हैं 94,300 से 94,800 के आसपास का। शुक्रिया सर नितिन जी, आपने वक्त दिया और गोल्ड सिल्वर पे अपनी राय रखी। क्या कुछ हो रहा है, क्या चार्ट पर क्या कैसे दिख रहे हैं, और आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। गोपाल हैं पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल हमें भेजा है। 97,470 के भाव पर सोने में खरीदारी की है, अब इन्हें नुकसान हो रहा है, टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। रवि जी बताइए, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है? 97,000 का नियर टर्म टारगेट नितिन जी देके गए हैं, क्या इनको बने रहने की सलाह देंगे क्या गोपाल जी को? हाँ, मेरे हिसाब से सेफ हेवन अपील तो दूर हुई है। आगे जाके 9-10 तारीख जब तक टैरिफ के फाइनल रेट्स, फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आते तब तक थोड़ा नियर अबाउट टू इवेंट थोड़ा यहाँ पे एक सेफ हेवन अपील मिलेगी। बट मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे रेजिस्टेंस पे रहेगा। सीधा ही प्राइस पे जाना थोड़ा मुश्किल है। आप दो स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटेजी रखे 95,300 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन में रुके एंड मीन्स के अगर ऊपर उछाल 96,400-500 आता है तो एक बार एग्जिट कर ले। सेकंड, अगर आप रुकना चाहते हैं 15-20 दिन जो सेफ हेवन बाइंग आएगी थोड़ी लोअर लेवल से, अगर इसका फायदा लेना है तो 98,000 का कॉल ऑप्शन बेच दे। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है, बाइंग कॉस्ट, वो नीचे एकदम से 1100-1200 पॉइंट आ जाएगा, तो आपको इसका भी बेनिफिट होगा और कंबाइंडली आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी वर्क करेगी। तो ये दो स्ट्रेटेजी में आप कोई भी चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम होराइजन। अगर शॉर्ट टर्म का टाइम होराइजन है, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो 95,300 के स्टॉप लॉस के साथ रुकना है और 96,400 के करीब एग्जिट हो जाना है, थोड़ा माइनर लॉस बुक कर लेना। 96,400 आपको लगता है, 95,300 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। राकेश कुमार हैं अगले दर्शक है, सोने चांदी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना चाह रहे हैं। अंकित जी बताइए, क्या राकेश जी को क्या राय दे रहे हैं, गोल्ड सिल्वर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है? रेंज अपना बता दीजिए दोनों ही कमोडिटी में सर। जी बिल्कुल। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड के अंदर करीब 95,300 से लेके 94,800 का सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो इसमें जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 96,350 का निकल के आ रहा है।
वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर 1,05,500 का एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इसके अंदर 1,07,600 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 7,600 रेजिस्टेंस लेवल है, 1,05,500 सपोर्ट लेवल है चांदी के लिए, नोट कर लीजिएगा लेवल को। और 95,300 सपोर्ट लेवल है सोने के लिए, और 96,350 रेजिस्टेंस लेवल है गोल्ड के लिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अरविंद जैन है, चांदी में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? प्रथमेश जी, चांदी में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? 6,300 में सितंबर वायदा बाय करना चाहिए, 1,05,900 का स्टॉप, ऊपर में टारगेट 1,07,300 के लिए। 1,07,300 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है हिसार से, 1,09,500 रुपए के भाव पर, यानी रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब 5 लॉट चांदी बेच रखी है। क्या करना चाहिए अंकित जी? इनको बिकवाली की है, क्या शॉर्ट पोजीशन में बने रहें या निकल जाएं? नहीं, मुझे लगता है कि शॉर्ट पोजीशन जो अभी बनाई गई है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर वो पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ से अगर गिरावट अगर थोड़ी सी और मिलती है तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो चांदी के अंदर पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो इसके अंदर ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिट बुक करते जाए, क्योंकि चांदी दोनों तरफ के मूव देती है, तो बेहतर है कि आप अगर आपको फायदा हो रहा है तो यहाँ पे बुक करें। फिर से ऊपर के लेवल आएंगे तो फिर भी शॉर्ट की पोजीशन के लिए राय ले सकते हैं आप। रोहित कुमार हैं, क्रूड और गोल्ड में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? आप बताइए रवि जी, क्रूड में पहले बता दीजिए फिर गोल्ड पर बताइएगा, क्योंकि गोल्ड में आपने एक बार बता भी दिया है। हाँ, क्रूड की बात करें, आई थिंक यहाँ पे जो सेफ हेवन प्रीमियम था, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का प्रीमियम था, वो इस हुआ है। आई थिंक हायर लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होगा। आज अपने सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट किया है, 5550 का एक अहम सपोर्ट है, और जो पूरी ईरान इसराइल वाली रैली वो 5550 से स्टार्ट हुई थी। हालांकि जो अभी डेवलपमेंट आ रहे हैं, ओपेक प्रोडक्शन रेस कर रहा है, डिमांड का अभी भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेवल स्पेसिफिक 5,620 के करीब प्राइस चल रहे हैं, 5,635 के करीब बेच के चले, 5,680 का स्टॉप लॉस लगाना है, और पहला टारगेट 5550 होगा। ये ब्रेक होता है तो 5500 तक के एक्सटेंडेड टारगेट के लिए आप रुक सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर प्रेशर है सेलिंग का, तो यहाँ पे सेल करके चला जा सकता है। ओके, सेलिंग करने की सलाह क्रूड में निकल कर आ रही है। हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में आज की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। एनजी पर क्या राय है अंकित जी? नेचुरल गैस के अंदर देखिए एक काफी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, 290 का एक मेजर सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस है वो 30 तो 30 का आ रहा है, तो इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर एक सपोर्ट जोन है जो टेक्निकल लेवल है उसके हिसाब से 303 के आसपास एक खरीदारी करी जा सकती है। 290 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और वापस से हमें अगले 2 से 3 दिन में बाउंस बैक करता हुआ 318 से 323 और उसके बाद 330 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 103 के आसपास मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि आज के सत्र में बिकवाली भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, 3% से ज़्यादा की गिरावट है, लेकिन 290 का एसएल ज़रूर लगाइएगा। काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, दोनों तरफ के शार्प मूव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और वापस से इनको लगता है कि 318, 20, 323 तक भी जाने की संभावनाएं लग रही है, लेकिन बिना एसएल के ट्रेड ना करें, अपने भी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेते रहें। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर की स्ट्रैटेजी जानना चाहे कि कॉपर में क्या करना चाहिए। प्रथमेश जी, कॉपर पर क्या राय है? फिलहाल रेजिस्टेंस जोन के करीब है, इसको बेचना चाहिए 897 पर, 901 का स्टॉप, टारगेट 887 के लिए बेचने की सलाह दे रहे हैं। कॉमिक्स पर कॉपर 3 महीने की ऊंचाई पर है, जो प्रीमियम आप अगर देखें एलएमई से और एमसीएक्स कॉपर से, वहां पर काफी ज्यादा दिख रहा है। अंकित जी, क्या लग रहा है, कॉपर की चाल कैसी दिख रही है आपको यहां से? कॉपर में देखें तो बहुत स्लो चाल है। अगर देखा जाए तो 3 महीने में जो लोन लगाया था उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आज करीब करीब 100 रुपए की तेजी के आसपास चल रहा है। जो उसने 790 का लोन लगाया था उसके बाद 3 महीने में तेजी चल रही है। अगर हम चाइना की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं ट्रेड टैरिफ जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना की आज जो डेटा आया था मैन्युफैक्चरिंग डेटा, वो थोड़ा सा पॉजिटिव आया, बहुत ज्यादा इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी रिवाइव होगी वैसे वैसे हमें बेस मेटल प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी। तो कॉपर के अंदर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो अभी साइडवेज ही है पिछले 3 दिनों से, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ओवरऑल ट्रेंड देखें तो इसके अंदर पॉजिटिव बना हुआ है, 923 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, और एक टेक्निकल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है।
923 का अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में हमें 1200 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इस समय थोड़ा सा इकोनॉमी पे थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, और मेरे ख्याल से चाइनीज इकोनॉमी पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि चाइना की इकोनॉमी पे ध्यान रखें, और साथ ही जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो डेडलाइन 9 जुलाई की आ रही है, और ट्रंप ने पहले भी संकेत दिए थे कि वहाँ पर जो यूएस में इंपोर्ट होते उसको जांच के भी आदेश दिए थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि शिपमेंट काफ़ी बड़े स्केल पर एलएमई से मूव किया था कॉमेक्स के वेयर हाउसेस में, और ये भी एक वजह कि बाकी मार्केट में सरप्लस होने के बाद भी यहाँ पर दाम बढ़ते चले गए थे, क्योंकि यूएस में काफ़ी बड़े लेवल पे इसका डाइवर्ट हुआ था कॉपर, इस वजह से भी दाम बढ़ गए थे। और यही वजह है कि प्रीमियम भी कॉमेक्स पर देखने को मिल रहा है एलएमई के मुकाबले 10% के आसपास, और बाकी वेयर हाउस है, चाहे वो शंघाई का वेयर हाउस हो या फिर एलएमई का, वहाँ पर लगातार उनके वेयर हाउसेस में कॉपर के स्टॉक कम हो रहे हैं। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। प्रियांशु मोदी हैं, जीरे की रिपोर्ट जानना चाह रहे हैं। जीरा हालांकि कई सत्र की तेजी के बाद आज सुस्ती दिखा रहा था, लेकिन 20,000 के लेवल को बनाए रखने में कामयाब रहा। मामूली कमजोरी के साथ रवि जी आज बंद हुआ है 20,070 के लेवल पे। आगे क्या लग रहा है सर, किस तरह की चाल, क्या तेजी टिक नहीं पाएगी? 20,000 के ऊपर टिकना जीरे के लिए अभी मुश्किल है। ये हफ्ते में नॉर्थ गुजरात में एंड राजस्थान में अच्छी बारिश की एक्सपेक्टेशंस है, तो मंडियों में अराइवल्स काफी कम रहेगी, और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं होगी। एंड पर्टिकुलर एक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस इस हिसाब से, क्योंकि डिमांड भी कमजोर है, एंड इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दायरे में ही रहेगा। डाउन साइड 19,700 एंड अपर साइड 20,500, यही एक रेंज में प्राइसेस यहाँ पे वोलेटाइल हो गए। हालांकि वो बारिश अगर ज्यादा हुई एंड सप्लाई रुकी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे आया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से रिकवरी आती हुई दिख सकती है। लेवल स्पेसिफिक 20,000 के जितने करीब मिले बाय करें 19,780 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर से 20,400 20,500 तक के लेवल ये सप्ताह में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये सलाह जीरे पर है। जीरे को लेकर कहा जा रहा है कि जब तक घरेलू डिमांड यहाँ पर नहीं बढ़ेगी तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की भी क्रॉप काफ़ी ज़्यादा है। हल्दी में आज हल्की नरमी दिखी थी, जीरे के तौर पर यहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार हुआ है। 14,100 रुपये के नीचे की क्लोजिंग हुई है। खबर यह है कि नए सीजन में हल्दी की खेती इस बार काफ़ी अच्छी हो रही, कि बाकी जो कॉम्पिटिटिव फसलें हैं जो भी उत्पादक एरिया में, उनके दाम हल्दी के मुकाबले कम है, तो फायदा हल्दी में दिख रहा है। तो किसान फोकस कर रहे हैं हल्दी पर। हल्दी को लेकर क्या राय है सर? खाजा जो है हैदराबाद से, उन्होंने आउटलुक भी जानना चाहे कि हल्दी में क्या करना चाहिए, क्या राय देंगे खाजा साहब को? रवि जी। जरूर से यहाँ पे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, मुझे भी लग रहा है कि काफी अच्छी सोइंग की उम्मीद है। दो कमोडिटी ऐसे अभी एग्री कमोडिटीज में जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, या फार्मर अगर उसके सोइंग करता है तो अच्छी रियलाइजेशन ये प्राइस पे मिल सकते, वो है हल्दी एंड कैस्टर। तो इस हिसाब से काफी अच्छा सोइंग एरिया यहाँ पे इम्प्रूव होगा। एंड मुझे लग रहा है कि आंध्रा महाराष्ट्र यहाँ पे थोड़ा बहुत कपास से क्रॉप डाइवर्जन के भी न्यूज आ रहे हैं, तो हल्दी में अच्छी सोइंग की उम्मीद है। एंड पर्टिकुलर डिमांड भी फ्लैटन है, इतना कोई ज्यादा एग्रेसिव डिमांड भी नहीं है, तो हायर लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सेलिंग जारी रहेगा। 14,200 पे बेच के चले, कल मॉर्निंग में स्टॉप लॉस लगाए 14,420, और डाउन साइड 13,800 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक करना या एग्जिट होना एडवाइजेबल है। ओके, चलिए दो मसालों की बात हो गई, धनिया की भी बात कर लेते हैं। धनिया में हालांकि आज तेजी दिखी थी, इन दोनों के मुकाबले करीब 0.5% की तेजी, 7,250 के करीब बंद हुआ था। एमपी के मंडियों में अराइवल्स के नंबर कम हो रहे हैं। रवि जी, क्या तेजी बनी रहेगी धनिया में? जब से गुजरात मंडियों में भी यही, गोंडल मंडी में भी काफी अराइवल्स कम हुई, और इसका ही फायदा इसको मिल रहा है। एंड हमने 7,200 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था, आज काफी टाइम के बाद अचीव हुआ है, टाइम ज्यादा लिया, बट फर्मनेस अभी भी बनी हुई है। 7,200 के जितने करीब मिले कल बाय कर ले उसको, अभी भी मुझे लग रहा है कि रिकवरी आ सकती है, और अपर साइड 7,300 का टारगेट होगा। एंड स्टॉप लॉस आप लगाए वो अराउंड लगा ले 7,180, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंड होने की संभावनाएं आपको दिख रही हैं। एक कमोडिटी और है सर, ग्वार। लंबी सुस्ती के बाद आज अच्छी रफ्तार दिखी थी, लेकिन ग्वार की रफ्तार क्या टिक पाएगी? क्योंकि मॉनसून वाला फैक्टर है, उसका प्रॉक्सी प्ले है।
रफ्तार में दिख रही है। अलग अलग शहरों में, राजस्थान में अच्छी बारिश की खबरें लगातार आ रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है लोअर लेवल पे जितने भी इस तरह की खबरें थी, निगेटिव खबरें थी ग्वार के लिए, वो सारे डिस्काउंटेड हो चुके हैं प्राइस में, इस वजह से ये तेजी लौटी है और लंबे कंसोलिडेशन के बाद लौटी है, तो ये टिक पाएगी तेजी? हाँ, नहीं, ना तो कोई डिमांड ना तो कोई सप्लाई रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज है। ये एक शॉर्ट कवरिंग का ही न्यूज है और छोटे दायरे में जो भी व्यापार चला है, मुझे लग रहा है कि ऐसी सेंस में यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी रहेगा। हालांकि लोअर लेवल पे गुआर सेट में मुझे लग रहा है कि बाइंग आता हुआ दिखेगा। 5170 का एक अहम सपोर्ट है। कल डिप पे 5200 के जितने करीब मिले बाय करें। स्टॉप लॉस यही छोटा होगा 5170। और मुझे लग रहा है कि 5320 जो उसका एक बेसिक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे एक बार प्राइस आ सकते हैं। वहां पे एक बार आपकी बाइंग पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या जो आप बाय कर रहे हैं उसमें भी वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। गुआर गम की बात करें तो उसमें काफी टाइम के बाद गम दूर हुआ है एंड थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉप लॉस लगा ले अराउंड आप कल 9640 का, एंड जो टारगेट है मुझे लग रहा है कि एक बार 9900 तक के लेवल आ सकते हैं, बट नियर अबाउट टू 10,000 सप्लाई वैसे ही यूजुअल आ जाते हैं, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत है राजगढ़ से। चांदी में और कॉपर में इंट्राडे के लिए क्या रणनीति होगी? चांदी और कॉपर के लिए ट्रेड बता दीजिए प्रथमेश जी। चांदी में मेरे ख्याल से आज के लिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1,06,350 के करीब बाय करना चाहिए। तो 1,05,950 का स्टॉप और टारगेट 1,07,350। और दूसरा कॉपर में सवाल था, राइट? जी जी। कॉपर में इनको सेल करना चाहिए 897 के करीब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, 901 का स्टॉप, टारगेट 887 के लिए। बेचने और चांदी खरीदने की सलाह यहां आपकी तरफ से आ रही है। हसमुख है गुजरात से, कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में ऑप्शंस की ट्रेड जाना चाह रहे हैं। अंकित जी, आपसे मेरी राय होगी, आपसे पूछना चाह रहा हूं क्रूड में क्या करना चाहिए और नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? ऑप्शंस में अगर कोई ट्रेड हो तो बता दीजिएगा हमारे दर्शक को। जी बिल्कुल, ऑप्शन की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो 2 दिन से केवल 5500 से लेकर 5700 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो 5600 का क्रूड ऑयल का ऑप्शन है उसको हम बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन हम बाय करके चल सकते हैं और इसके अंदर 57 रुपए के आसपास बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके अंदर हम लोग 67 का लगा के रखेंगे। टारगेट नीचे, सॉरी, स्टॉप लॉस हम लोग 37 का लगा के रखेंगे। टारगेट हमें 90 तक देखने को मिलेंगे। ओके, तो 5600 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह है कच्चे तेल में। और एनजी में कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या? में अभी एक ट्रेड रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है, तो यहाँ पे अभी कोई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। क्योंकि ऑप्शन में एक 303 के आसपास अगर नेचुरल गैस मिलता है तो फिर एक वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी करने की मुझे लगता है कि ऑप्शन में अभी थोड़ा सा आज वेट करना चाहिए। नेचुरल गैस में आपने ऑप्शंस में ट्रेड दिया है प्रथमेश जी, आप दोहरा दीजिए अपनी तरफ से। मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में 310 का एक बार के लिए कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। 16 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा ये आपको। 12 रुपए का स्टॉप, टारगेट 26 के लिए। तो ये राय है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अरविंद जैन है, चांदी की ये स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। चांदी पे क्या राय है रवि जी? एक कॉल दे दीजिए इनको, अरविंद जी को। जब से जो नए कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। मुझे लग रहा है कि सिल्वर आउट परफॉर्मर है एंड कंटिन्यू रह सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक आप मींस के जो नया कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर, उसमें बाई करके चले। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1,05,700 के करीब। अपर साइड जो टारगेट है वो 1,07,200 तक के आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस है और मेटल का भी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा गिरावट की उम्मीद ना रखें। और आज डॉलर इंडेक्स, यूएस की बॉन्ड यील्ड दोनों वीक है, तो मुझे लग रहा है कि इसका भी एक सेंटिमेंट सपोर्ट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। राय है चांदी को लेकर। शुक्रिया रवि जी आपका, अंकित जी आपका, प्रथमेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी फटाफट को फिलहाल यहीं समेटेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।